नमस्कार, डीएनए के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी और जैसा कि आप लगातार देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, देश में धार्मिक माहौल आजकल काफी गर्म है, मौसम काफी गर्म है। कहीं पर धर्मांतरण की बातें हो रही हैं, कहीं पर घर वापसी की बातें हो रही हैं और कहीं से ऐसे बयान आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि इस देश में पैदा होने वाला हर बच्चा जन्म से मुसलमान होता है। यानी धर्म के इस खेल में बड़े बड़े खिलाड़ी आजकल अपना अपना खेल खेल रहे हैं। इस खेल को एक्सपोज करना जरूरी है, इस खेल का डीएनए टेस्ट करना जरूरी है। और इन खिलाड़ियों में एक बड़ा नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ हैं और इस वक्त मैं ओवैसी साहब के गढ़ में यानी दारुस्सलाम में खड़ा हुआ हूं और इसी कॉम्प्लेक्स से उनके मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और उनका उर्दू का अखबार चलता है। और आज हम उन्हीं का डीएनए टेस्ट करेंगे और उनके घर पर मैं आया हूं उनसे कुछ कड़वे सवाल पूछने के लिए। उनकी पार्टी का सिंबल है पतंग और हमें आज ये देखना होगा कि उनके बयानों की पतंग कितनी ऊंची उड़ रही है और ये पतंग और कितनी ऊंची जाएगी। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, इस स्पेशल डीएनए टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। आपके घर में हम आए हैं दारुस्सलाम में और कुछ कड़वे सवाल आज आपसे पूछेंगे। जरूर सर, वेलकम सर, बिल्कुल। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपकी पार्टी का सिंबल पतंग है और आपके बयानों की पतंग भी आजकल बहुत ऊपर उड़ रही है और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही ऊपर उड़ रही है। तो और कितनी ऊपर उड़ाएंगे आप इस पतंग को? नहीं सर, हमारे पैर जब तक जमीन पर रहेंगे और हम इखलास से काम करेंगे तो वही अहम है। हवा में उड़ने वाले लोग जल्दी नीचे भी गिर जाते, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पैर जमीन पर ही रहें और हम अच्छा साबित कदम से आगे बढ़े। आपका एक बयान आया और उसी बयान ने मैं आपको सही बात बताऊं कि मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया। आपने कहा कि जो भी इंसान पैदा होता है वो पैदाइशी मुसलमान होता है और बाद में फिर उसका कन्वर्जन होता है, बाद में उसको दूसरे धर्मों में लाया जाता है। आपका वो बयान सुन के मुझे लगा कि शायद मैं भी पैदाइशी मुसलमान ही हूँ और मैं दिल्ली से हैदराबाद आ गया आपके घर पर घर वापसी करने के लिए। तो मेरी आप घर वापसी करवाइए और मुझे ये बताइए कि इस बयान का मतलब क्या है। और अगर आपका ये बयान माना जाए तो फिर तो जो देश है ये हिंदुस्तान, इसकी पूरी आइडेंटिटी, इसकी पूरी पहचान, हम सबकी पहचान बदल जाएगी। नहीं सर, सबसे पहली बात यह है कि इस देश की आइडेंटिटी आप हिंदू समझते हैं क्योंकि आप हिंदू हैं? नहीं है। इस देश की आइडेंटिटी कोई मजहब से ताल्लुक़ नहीं है। इस देश की आइडेंटिटी ये है कि ये तमाम रिलीजन्स को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। इस नेशन का कोई रिलीजन नहीं है। पर आपने तो ऐसा नहीं कहा। सुनिए बात, दूसरी बात, आप जो सवाल की बात, अच्छा सवाल किए। अगर आप मेरी स्पीच को फॉलो करेंगे, अफसोस ये है कि लोग कट एंड पेस्ट करके उसको सुन रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ, ये हमारा अकीदा है, ये पूरे मुसलमानों का एक फेथ का हिस्सा है और मैं किसी पर इसको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ कि भैया अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो आपको हम राशन कार्ड नहीं देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं मानेंगे तो आप चोरी का सामान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप मेरी बात को नहीं मानेंगे तो आप हिंदुस्तान के वफादार नहीं है। हिंदुस्तान में जैसा हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हामिद अंसारी ने कहा कि हमारे मुल्क में 4600 कास्ट कम्युनिटी रिलीजन्स हैं और हिंदुस्तान कभी भी होमोजेनस कंट्री नहीं बन सकता। मैं अपने फेथ की बात किया और ये भी कहा हूँ कि आप इसको डिसएग्री करिए, मैं उसको रेस्पेक्ट करूंगा और मैं इसको नेशनलिज्म से नहीं जोड़ रहा हूँ जी। मैं हरगिज़ ये हो ना, हमारा फेथ का हिस्सा है, आप उसको मत मानिए। मगर ये कहना कि नहीं आप आइडेंटिटी बदल रहे सर, तो बताइए, इस मुल्क की आइडेंटिटी तो हिंदुज़म नहीं है ना इस्लाम है। इस मुल्क की आइडेंटिटी तो ये सब रिलीजन से। मान लीजिए RSS का कोई नेता आज ये कहे आपके बयान के जवाब में कि नहीं, सब लोग जन्म से हिंदू होते हैं और बाद में वो इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं, और फिर आपको ये भी ऑप्शन दे दे कि आप मत मानिए, लेकिन आप सोचिए, आप उस बयान पर आग लगा देंगे। अगर RSS वाले ये कहते हैं कि ये इनका हिंदू मजहब का अकीदा है तो हम उसको रेस्पेक्ट करेंगे। मगर वो तो ये नहीं कहते ना कि हिंदू मजहब का ये अकीदा है। लेकिन आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, आप कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, लंदन में पढ़े हैं, हैदराबाद को बहुत एक तहजीब वाला शहर माना जाता है, लेकिन जब आपके बयान हम सुनते हैं, उन बयानों में वो तहजीब, वो एजुकेशन, वो लंदन की पढ़ाई, वो कहीं नजर नहीं आती। अगर मेरी बात कड़वी लगती है, जैसा अभी आपके शुरुआत में कहा कड़वे सवाल करेंगे, तो बाज़ वक़्त जो है कड़वी बात करना पड़ता है। मगर वो कड़वी बात हम जब कर रहे हैं, मुल्क को कमज़ोर करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमसे इंसाफ करो आप। और हमारी लड़ाई जो है हिंदुस्तान के दस्तूर के आइन के दायरे में रही है और इंशाल्लाह रहेगी।
और जहाँ तक रहा सवाल तहजीब तमद्दुन का, हो सकता है कि मैं हैदराबाद की तहजीब को सही तरह से पेश नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ शब्द बताता हूँ, कुत्ता, हरामी, टूटी ढीली कर दूंगा, ये कौन से शब्द हैं और ये किस तहजीब को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए सर, तहजीब तमद्दुन तो, और ऐसा किसी ने आपके साथ क्या नाइंसाफी कर दी कि आपको इतना दर्द होने लगा? दर्द इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने ये कहा कि अगर गाड़ी के नीचे कोई कुत्ते का बच्चा आ जाए और उसको तशबीह दी गई, एग्जाम्पल दिया गया मुसलमानों से, तो सर मैं तो कुत्ते का बच्चा नहीं। उन्होंने मुसलमान अपने नाम से नहीं लिया, आप जानते होंगे। देखिए मेटाफोर यूज किया गया था, और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कुत्ते का बच्चा नहीं हूँ, मैं इंसान का बच्चा हूँ। जो कल जो एक घटना हुई है उस पर मैं खास तौर पर आपकी राय लेना चाहता हूँ। पेरिस में जो कुछ हुआ, आपको ऐसा लगता है कि इस्लाम इतना कमज़ोर है कि वो एक कार्टून से डर जाएगा, ये एक कार्टून से उसको नुकसान हो जाएगा, या 4 कार्टूनिस्ट उसको परेशान कर देंगे? नहीं, इस्लाम को कभी ख़तरा रहा है ना रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जब तक दुनिया रहेगी इस्लाम रहेगा, इस्लाम आबाद रहेगा, शादाब रहेगा, और लोग उसकी हक़ानियत और तौहीद और वहादत के पैगाम को देखकर वो अट्रैक्ट भी होते रहेंगे। देखिए जो कल का वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक है। कार्टून्स यकीनन तकलीफ़देह हैं। आप बताइए कि मुसलमान के लिए सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कल के वाक़े को, सबसे मुअज़्ज़ज़ चीज़ हमारे लिए हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। आप उनकी एक कार्टून बनाकर दिखा रहे हैं, किसी एक और आदमी को किस कर रहे हैं। मैं तो खाली एक मिसाल दे रहा हूँ। इसीलिए हमारे मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मगर 19G है, वो कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। हमारे पास 295 IPC है। नहीं, मुझे पता है आप वकील हैं, बैरिस्टर हैं। नहीं, मैं इतना नहीं जानता हूँ, आप भी नहीं जानता हूँ। नहीं, इतना नहीं जानता हूँ, थोड़ा बहुत। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कल के वायलेंस की आलोचना नहीं की उसकी। अरे मला भाई, ये वाक़या जो है दहशतगर्दी का है, इसकी मजम्मत करते हैं, अफसोसनाक वाक़या है। तो हम ये बता रहे हैं कि वहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि भाई आप कार्टून्स का जो मसला, आप मेरा कार्टून उतारिए। तनकीद सर देखिए, एक बहुत ही थिन लाइन है क्रिटिसिज्म में और इंसल्ट में। हम यही कह रहे हैं कि भाई आप क्रिटिसाइज करिए, कौन रोकता है, कितना क्रिटिसाइज करिए। एक फिल्म आई है पीके, आपने भी उसके बारे में सुना होगा। आप पीके में देखिए कि उसमें हिंदू धर्मगुरुओं के बारे में उनका मजाक उड़ाया गया है, और वैसी फिल्म भी इस देश में 500 करोड़ का बिजनेस कर लेती है और लोग उसको देख रहे हैं। आपको लगता है कि अगर यही काम उस फिल्म में अगर मुस्लिम धर्मगुरुओं को लेकर हुआ होता तो अभी तक आमिर खान जिंदा होते? अरे सर, इतने पैसे कमा चुके हैं, मैं तो पिक्चर देखता नहीं। हर दाढ़ी वाले को दहशतगर्दी दिखाते, रुमाल डाल दिए सर पे उसके, AK-47 हाथ में दे दिए उसके। कितने फिल्में पैसे ने कमाए ऐसा दिखा कर। हर मुसलमान उनके लिए दहशतगर्द बनी है फिल्म में। मैं आपसे कहता हूं कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, भाई देखो मत फिल्म, आप क्यों देखते जाके? आप फिल्म मत देखिए। और अगर उसमें किसी को स्ट्रांग व्यूज हैं और वाकई में गलत काम हो रहा है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस्तेमाल करिए, कोर्ट को जाइए, सेंसर बोर्ड को दीजिए, प्रोटेस्ट करिए। आपने सलमान खान के बारे में अपील की थी कि सलमान खान की पिक्चर मत देखिए, लेकिन वो पिक्चर हिट हो गई। कहाँ हुई सर? मैं तो सुना के फ्लॉप हुई, पिट गई वो। नहीं, उसने तो 100 करोड़ से ज्यादा ऊपर का, 100 करोड़ से ऊपर का धंधा किया। ठीक है सर, अब मैं किसी फिल्म स्टार की, और मैं मान लीजिए मान भी लें कि फ्लॉप हो गई, तो आप उसका श्रेय अपने आप को देना चाहते हैं? नहीं कि आपने कहा इसलिए फ्लॉप हो गई। नहीं सर, मैं क्यों लूंगा? मैं देखता ही नहीं हूँ पिक्चर में, मुझे मालूम भी नहीं क्या होता। मैं इतना बोरिंग आदमियों के 2.5 घंटे कहाँ मेरे सबर काम है। मैं तो उससे बेहतर है कि बैठ के काम कर लूँ। वो ठीक है, वो कर रहे हैं, जमहूरियत है, हमको इससे एतराज नहीं। जी, मैं वापस आपके उस बयान पर आता हूँ जब आपने कहा कि हर इंसान जो है मुसलमान पैदा होता है। अब आप देखिए ओवैसी साहब कि दुनिया भर में हर रोज़ 3,80,237 लोग पैदा होते हैं, और इस हिसाब से अगर हम चलें तो फिर इसका मतलब पूरी दुनिया जो है उसमें सिर्फ एक ही धर्म रहेगा, और वो है इस्लाम। तो मेरा बिलीफ है सर, ये बहुत से लोगों का बिलीफ है। अगर बहुत से लोग कहते हैं कि 7,000 साल पहले 200 फीट के एयरक्राफ्ट थे जो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट को आए। बहुत से लोग कहते हैं कि 7,000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी हुई। बहुत से लोग कहते हैं कि 7,000 साल पहले स्टेम सेल पर रिसर्च हो गया था। ये उनका बिलीफ है, आप इसको क्या बोलेंगे? फिर बिलीफ है, ये मानिए। डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है, प्लुरलिज्म हमारा स्ट्रेंथ है। 4,600 हिंदुस्तान में कास्ट हैं, रिलीजन है, हर एक का एक तहजीब है, हर एक की एक बिलीफ है। ये बिलीफ सिस्टम ही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अब मैं इसमें आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन देता हूँ। मान लीजिए अगर हम बाबरी मस्जिद की बात करें,
बहुत सारे हिंदू नेताओं का ये बिलीफ है कि वहाँ बाबरी मस्जिद में पहले मंदिर था, वो राम जन्मभूमि है, ये उनका बिलीफ है। वो आपने माना नहीं? बिलीफ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर मैं आपको जज बनाता हूं तो जज बिलीफ पर फैसला करेगा या लॉ ऑफ एविडेंस पे करेगा? कानून जब चलेगा मुल्क में सर तो लॉ ऑफ एविडेंस पे चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पर चलेगा, बिलीफ पे तो नहीं चलेगा। तो वो जो फैसला आया वो तो बिलीफ पर था, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई बिलीफ पर फैसला मत दीजिए, फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस के ऊपर दीजिए। बिलीफ तो सबका है, हम भी बोल रहे कि बिलीफ पे मत दीजिए। हम आपके पास गए थे कि सर ये हमारी मस्जिद है, किसी ने कहा कि नहीं ये मंदिर है, तो कोर्ट ने क्या कह दिया कि नहीं, टाइटल सूट को पार्टीशन कर दिया कोर्ट ने। तो ये बिलीफ के ऊपर आप जजमेंट नहीं दे सकते कोर्ट में, हरगिज नहीं दे सकते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है इस बारे में कि ऑन द बिलीफ जजमेंट नहीं दे सकते, कोई एविडेंस के ऊपर है, इसलिए आईपीसी है, सीआरपीसी है, लॉ ऑफ एविडेंस है, इसके ऊपर फैसला देना चाहिए। हमें उस बात का इंतजार रहेगा कि जब आपके बयान जो हैं वो, जैसे मैंने आपको गिन के बताए कि इस तरीके के बयान आप देते हैं, कभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बयान दीजिए, कभी आप सड़क पुल इस तरह की कोई बात कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, कभी आप विकास डेवलपमेंट की बात कीजिए, कभी उसमें ये भी डालिए कि नहीं मुसलमान नहीं, इसमें हिंदू भी होना चाहिए, इसमें जैन भी होना चाहिए, इसमें ईसाई भी होना चाहिए, इसमें सिख भी होना चाहिए। उससे कौन आपको रोकता है? पार्लियामेंट में मैं तो पहला एमपी था जिसने 2006 में मुतालबा किया कि भाई हज सब्सिडी बर्खास्त कर दीजिए। हाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले मैंने कहा वो पैसे बर्खास्त कर दीजिए, वो 800 करोड़ रुपये आप गर्ल्स स्कॉलरशिप के लिए इस्तेमाल करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हैदराबाद में जीएचएमसी है, किसी से आरटीआई दिलवा दीजिए कि हैदराबाद में कितने फ्लाईओवर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बने, कितना डेवलपमेंट का काम हम लोग कॉरपोरेटर से करवाए। यकीनन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, हम इसकी बात करते हैं। 90 मिनट की मेरी स्पीच थी यहीं इसी जगह पर, जिसमें मैंने मुस्लिम यूथ से कहा कि ड्रग्स छोड़ो, मैंने मुस्लिम यूथ से कहा कि सिगरेट पीना छोड़ो, मैंने मुस्लिम यूथ से कहा कि भैया ये जो आईएसआईएस है ये एंटी इस्लाम है, और अगर तुमको जिहाद करने का इतना शौक और जज्बा है तो 1 घंटा निकालो और मुस्लिम बस्तियों में जाकर गरीब के बच्चे को पढ़ाओ, ट्यूशन दो। मैंने उनसे कहा कि अगर तुमको जिहाद का इतना शौक है तो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करो। मैंने स्ट्रॉन्ग अल्फाज में तनकीद की, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिसका आप कह रहे हैं कि तहजीब का हिस्सा नहीं है, उस लड़के के लिए इस्तेमाल किए जिसने आईएसआईएस का ट्विटर का हैंडल इस्तेमाल कर रहा था। मैंने उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया कुरान पर कि कुरान इंसानों की गर्दन काटने का। ये सब बातें हम करते हैं, अगर आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं चलाएंगे तो सर मैं जिम्मेदार कहूँगा। आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप आईएसआईएस की आलोचना करते हैं, आप आईएसआई जो करती है उसकी आलोचना करते हैं। बिल्कुल सर, इसलिए देखिए, इसलिए करते हैं क्योंकि मुल्क के खिलाफ है। मेरा झगड़ा इंशाअल्लाह ताला संघ परिवार से रहेगा, मगर जहां पर मुल्क की बात आएगी हम सब एक हैं, मुल्क से हम अलग कहाँ हैं। और ये देखिए, ये बात जो होती है ना कि पार्लियामेंट की एक मिसाल दे रहा हूं आपको, पार्लियामेंट में बहस हो रही थी लखवी के बेल पे जो छूट गया था। हाँ। मैंने स्पीच में कहा कि लखवी के साथ साथ हाफिज सईद को भी गिरफ्तार करिए आप, ये लोग कातिल हैं, ये लोग मारे हिंदुस्तानियों को। तो एक बीजेपी के बहुत बड़े लीडर आकर मुझसे कहे कि क्या तकरीर करी है तुम, जबरदस्त की है। मिला क्यों? उन्होंने आज तुमने तो धमाका कर दिया। मिला भैया हमको पाकिस्तान एंगल से क्यों जज करते आप, हमको हिंदुस्तानी समझिए आप, हम इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं। मैंने पाकिस्तान के खिलाफ कह दिया तो अरे बहुत अच्छी बात की। मिला सर हमेशा अच्छी बात करते हैं हम, मगर ये जो है ना, ये माइंडसेट को चेंज होने की जरूरत है। नहीं, माइंडसेट को तो आप चेंज नहीं होने दे रहे ना। अब आप देखिए, जब आपके भाई हैं अकबरुद्दीन, जब वो ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस को आप हटा दीजिए और फिर देखिए हम क्या करते हैं, वो क्या माइंडसेट है? और आप उसको सपोर्ट करते हैं आप अपने भाई को? और जब आपके भाई जब इस तरह की बात करते हैं जल्द से कोई इंटरव्यू मेरा किसी भी चैनल पर और कोई इंटरव्यू किसी भी हमारे जर्नलिस्ट दोस्त से मुकम्मल नहीं होता जब तक अकबर की बात नहीं हो जाती। तो मैं तो यूज्ड हो चुका हूँ। चलिए ये बात आ गई। अब रहा सवाल अकबर के उस स्टेटमेंट का, सर मैं तो इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे बुलाए। उस वक्त 2 साल पहले कोई नहीं बुलाए, सब लोग बैठकर 200 फीट की तोप से मारते गए। मैं आज आपसे यह कह रहा हूं कि जिस तरह हमारी अदलिया कोर्ट ने वरुण गांधी को एग्जोनरेट किया, मुझे अदलिया पर पूरा भरोसा है और इंशाअल्लाह ताला कोर्ट हमसे इंसाफ करेगा। मैं यही कहूंगा क्योंकि अब 2 साल हो गए, अब कोर्ट हम इंतजार करेंगे। नहीं, आप देखिए, इस केस में तो आप तुरंत कोर्ट में चले जाते हैं,
जब गुजरात की बात होती है तब आप कोर्ट का इंतजार नहीं करते। गुजरात के मामले में वहां पे तो नरेंद्र मोदी यही कहते हैं कि भाई किस कोर्ट ने उनको दोषी ठहराया है। बिल्कुल सही। लेकिन आप उसको आप मानते नहीं। इसका जवाब सुनिए, अगर मेरे नाक के नीचे, मैं चीफ मिनिस्टर हूं किसी स्टेट का, मेरे नाक के नीचे 3,500 लोग मर जाते हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? भाई आप तो चौधरी और पटवारी हैं उस स्टेट के। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि गुजरात जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहे थे? वो आज भी है वो। तो इसीलिए हम कहते हैं सर, ये चीजें हमारे सामने हैं। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको अदालत पर भरोसा है या आपको अदालत पर भरोसा नहीं है। फिर आपको यूनिफॉर्मिटी के साथ, चाहे फिर वो आपके भाई का मामला हो और चाहे नरेंद्र मोदी का मामला हो, चाहे अमित शाह का मामला हो, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो। अब अमित शाह को कोर्ट ने निर्दोष बता दिया फेक एनकाउंटर। बिल्कुल। आप मानते हैं वो निर्दोष हैं? कोर्ट का तो फैसला है, अब उस पर अपील होगी। अब तो ये कोर्ट के फैसले को तो मानना पड़ेगा। मुझे तकलीफ जरूर है इस बात की, ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे तकलीफ जरूर है इस बात की, मगर कोर्ट का फैसला है और हम उम्मीद करेंगे कि वो लोग अपील करेंगे। सोहराबुद्दीन के भाई ने कहा कि अपील करेंगे, मगर कोर्ट का फैसला है। मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि मैं इस कोर्ट को नहीं मानता, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, मानना पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के मामले में आप कोर्ट के मामले को नहीं, फैसले को नहीं मानते आप? मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं कि भाई आपके दौर में आप चीफ मिनिस्टर थे, इतने लोग मारे गए, इतने लोग बेघर हो गए, माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, सर कई स्टिंग ऑपरेशन तो आप लोग करके दिखाए ना, आप ही तो दिखाए। अब उस पर क्या करेंगे? आप दिखा रहे और हमसे सवाल भी कर रहे कि क्लीन चिट दे दो। लेकिन वैसे साहब, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि सबसे ज्यादा परेशानी आपको हो रही है। इस देश में सिख भी रहते हैं, इस देश में ईसाई भी रहते हैं, इस देश में जैन भी रहते हैं, बाकी कोई इस तरीके के जहरीले बयान नहीं दे रहा, इस तरीके की पोलराइजेशन की राजनीति नहीं कर रहा जैसे कि आप कर रहे हैं। और आपकी पूरी स्टाइल को देखकर ऐसा लगता है कि आप पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और आप मुसलमानों का पूरा फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट आपने ले लिया है। मतलब एकमात्र ठेकेदार जिसकी कोई ब्रांच नहीं है। सर मैं छोटा आदमी हूँ, मैं पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में से 2 सीट पे लड़ा सर। मैं 280 पर बीजेपी के मेरे से जीती। हमारे चौधरी तो बहुत बड़े लोग बैठे हैं सर, वही तो बेड़ा कड़क कर दिए। मैं तो छोटा आदमी हूँ, 2 सीट लड़ा मैं और 280 बीजेपी मेरे वजह से जीती। पोलराइजेशन अगर हुआ तो मेरे वजह से हुआ। कहाँ सर, मैं क्या कर सकता हूँ? आपको ऐसा लगता है महाराष्ट्र में भी आपने बीजेपी की बड़ी मदद की? अच्छा ये बात सुन लीजिए, कितनी सीटें असेंबली महाराष्ट्र के? 288। मैं 24 पे खड़ा किया। आप ये बता दीजिए 288 सीट्स में अगर कोई 24 लड़ेगा तो क्या वो बैलेंस ऑफ पावर डिसाइड करेगा? क्या वो बैलेंस ऑफ पावर डिसाइड करेगा? दूसरी बात, 24 सीट में हम 2 जीते। किसके खिलाफ जीते दोनों भी? कहां सिटिंग एमएलए थे? किसके थे? बीजेपी के थे, एक जगह शिवसेना का था। जहां पर हम सेकंड आए वहां पर थर्ड बीजेपी शिवसेना आई। अरे भाई, कांग्रेस एनसीपी को महाराष्ट्र की आवाम ने राइटफुली रिजेक्ट किया क्योंकि उनके करप्शन, मिसगवर्नेंस और एरोगेंस की वजह से। अच्छा, अगर आपकी ये सारी बातें सही हैं, ये सही है, और ये आप, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको आई स्टैंड टू बी करेक्टेड। मैं बार बार आपको नाम दे रहा हूं, केसेस का हवाला दे रहा हूं, आप चेक करवा लीजिए और दोबारा हम फिर मिलेंगे। आप अपने हर जलसे में, अपने हर बयान में यही बात उठाते हैं, यही मुद्दा उठाते हैं। चलिए ठीक है, और मैं तो बात कह रहा हूं कि ठीक है, आप मुसलमानों के एकमात्र ठेकेदार बनना। नहीं सर, नहीं बनूंगा मैं। मुसलमानों का एक नौकर बन के जीऊंगा, गरीब आवाम का, बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, ठेकेदार मैं नहीं हूँ। नहीं, सुनिए सर, एक जरा मुझे मौका दीजिए। अगर मैं जाकर मुस्लिम नौजवानों से कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व करो अपने आप को, क्या ये जुर्म है? क्या अच्छी बात नहीं है कि हमारे कंट्री में 60% पॉपुलेशन यूथ का है। हिंदू धर्म के बाद सबसे ज्यादा यूथ मुसलमानों में। अगर मैं उनको दे रहा हूं कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहा हूं, आप मेरी पॉलिटिक्स डिसएग्री करिए, डिटेस्ट करिए, बट मैं कॉन्फिडेंस उनको दे रहा हूं कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम में कॉन्फिडेंस पैदा करो, इसमें इन्वॉल्व हो और अपने मसाइल का हल तलाश करो। आप अपने मुकद्दर के फैसले करिए, कोई और करते हैं, आप करिए, आप आइए। सर, अगर इतनी बड़ी आबादी के हिस्से को अगर हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या ये गलत बात है? तो ठेकेदारी नहीं है, ये ठेकेदारी नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी भी है। लोकसभा में 22 मुसलमान एमपी हैं, ठीक है, और आपकी पार्टी का एक है उसमें से, और आप अकेले हैं, ठीक है। मैं आपको और देखिए 543 में से एक ठेकेदार कौन? नहीं, आप बनने की कोशिश कर रहे हैं ना ठेकेदार। सर देखिए, आप उसको 15 इलेक्शन हो गए लोकसभा के हमारे मुल्क में।
एक ही मर्तबा 1981 में 44 एमपीज मुस्लिम जीत के आए। उसके बाद तो कभी जीतते ही नहीं है सर। पहले तो कोई पॉलिटिकल पार्टीज टिकट ही नहीं देते, और देते भी हैं तो जीतते भी नहीं है। और जितने भी जीत के आ रहे एमपी इलेक्शन में, उन कॉन्स्टिट्यूंसी से आ रहे जहां पर मुसलमान 30% करीब वोटर लिस्ट में। अब मुझे बताइए ठेकेदार कौन है भाई? 1.4 वोट शेयर है आपका, 1.4% वोट शेयर आपका लोकसभा में। तेलंगाना में, हैदराबाद में 3.8% है। महाराष्ट्र में आपने जो 2 सीटें जीती 0.9 वोट परसेंट, 1% करीब है, करीब 1% है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो बातें कर रहे हैं वो सारे मुसलमानों पर असर उसका नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। सही है, बिल्कुल सही है। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि जो 5,24,000 वोट ही मिले मुझे, अगर मान लिए महाराष्ट्र में 24 कैंडिडेट में 5 हमारे गैर मुस्लिम थे, 5,24,000 मुझे वोट मिले, मान लिए कि पूरे मुसलमान मिले। 1 करोड़ मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट में महाराष्ट्र के, 60% की पोलिंग हुई, 55 लाख वोट पड़े। तो 55 लाख में 5 लाख अगर मैं लिया, 55 लाख कहाँ गए? मुझे नहीं आए। मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई ठेकेदार वो हैं, मैं नहीं हूं ठेकेदार। मैं तो वही तो मैं आपको आप फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं आपसे। आप इस पर अग्री नहीं, आप डिसएग्री नहीं कर सकते। 55 लाख वोट्स तो ठेकेदार लोग लेके चले गए, चौधरी लेके चले गए, और फकीर के हाथ में क्या आया? 5 लाख आए खाली। तो मैं ही तो कह रहा हूं, मैं नहीं हूं ठेकेदार।